स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है गैस लॉ। अर्थात आज हम पढ़ेंगे बॉयल के नियम। और बॉयल के नियम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो गैस होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, गैस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कैसे पहचानेंगे। इसके पहले के सेशन में हमने पढ़ा था कि अंतराणविक आकर्षण बल अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, और उसको हमने डिफाइन भी किया था। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि गैस के नियम किन कारकों पर अर्थात किन फैक्टर पर निर्भर करते हैं और जो गैस होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, और साथ में यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। यूनिट कन्वर्जन मैंने इसके पहले फर्स्ट में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पढ़ना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप और उसको आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन सिर्फ उतना ही सीखेंगे जो कि हमको इस यूनिट में अर्थात स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर जिसको गैसियस स्टेट बोलते हैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात आंकिक प्रश्न बनाने में मदद कर सके। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट। पहले ही बताया कि हम अपने पास स्टेट तो टोटल 5 होते हैं, लेकिन जो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है उसको हम देख पाते हैं। ठोस अवस्था स्पेशली 11th क्लास में नहीं है, वो 12th क्लास का हिस्सा है। बाकी इसमें हम गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो गैस होते हैं उसमें क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं। तो गैस अवस्था अर्थात गैस के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर भौतिक गुण उसमें निम्न टाइप से होते हैं इतने। जैसे पहला हम बोल सकते हैं इसमें इनके बहुत कम अंतराणविक आकर्षण बल होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या IMF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इनके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसको हमने अंतराणविक आकर्षण बल में भी पढ़ा था। ठोस में क्या होते हैं, अणु बहुत पास होते हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। सेकेंड है बहुत अधिक संपीड़न क्षमता। कहने का अर्थ है कि जो गैस होते हैं उनका गुण ये रहता है कि इनके अणु तो दूर दूर होते हैं, लेकिन इसको जब हम प्रेस कर दें अर्थात दाब लगाएं बाहर से तो क्या है, बहुत पास पास आ सकते हैं, अर्थात ये कंप्रेस हो सकते हैं। तो इसी को बहुत अधिक संपीड़न क्षमता का गुण होता है। अर्थात जो गैस होते हैं उसमें बहुत तेज यदि दाब लगा दिया जाए तो उसके अणु इतने पास आ जाते हैं कि उसको द्रव में भी बदला जा सकता है। जैसे हम घरेलू गैस उपयोग करते हैं LPG, वो ऐसा ही रहता है। जो गैस होता है उसको बहुत तेज प्रेशर के साथ पास लाया जाता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है सिलेंडर के अंदर जब रहता है तो। ठीक है, तो ये सेकेंड। थर्ड है कोई निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। अर्थात जो गैस होता है उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। कहने का अर्थ है कि हम गैस को जिस कंटेनर में रख दें अर्थात जिस बर्तन में या जिस जार में रख दें वो जार का आकार ही उस गैस का आकार होगा, उसका जो शेप है वही उस गैस का शेप होगा। तो इसका कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। अर्थात जिस कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर का ही वॉल्यूम या शेप गैस का शेप होगा। चौथा है सभी दिशाओं में समान दाब लगाती है। सभी दिशाओं में समान दाब लगाती है अर्थात ऐसा मैं मान लो कंटेनर रखा है और इसके अंदर ऐसा गैस को मैं भर दिया तो गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, सभी दिशाओं में गति करेंगे। जैसे ये इधर करेगा इधर करेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई गैस के अणु एक साइड में दीवार में ज़्यादा तेज दाब लगाएंगे या फिर दूसरे दीवार में कम लगाएंगे। जितना दाब इनको लगाना रहेगा सभी तरफ वो बराबर मात्रा में दाब लगाएंगे, इसका अर्थ है। गैसों का घनत्व ठोस व द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। घनत्व का अर्थ होता है घनापन। ठीक है, घनत्व का अर्थ घनापन से जानिए। अब ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम, कहने का अर्थ है कि जो गैस के अणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अर्थात इसके अणु में कम घनापन होता है। और यदि मैं यहीं पे ठोस की बात करूँ तो ठोस में ऐसा जुड़े रहते हैं, अर्थात ठोस का घनत्व सबसे अधिक, और द्रव की बात करूँ तो इनका घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये तो ठोस हो गया अपना, ये हो गया द्रव। और गैस की बात करूँ तो गैस ये अर्थात इनकी अपेक्षा क्या है, बहुत दूर दूर है, इसी को घनत्व कम कहा जा रहा है। छठवां है गैसों को आपस में आसानी से मिक्स किया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है, यदि मैं कोई कंटेनर लूँ, मान लो इसमें मैं N2 गैस डाल देता हूँ और इसी के अंदर O2 गैस भी डाल दिया तो ये सब मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पानी में तेल को डालता हूँ तो आपस में नहीं मिलते, तो ऐसा स्थिति नहीं बनेगा गैस में। चाहे हम कैसा भी गैस रहे उनको आपस में जब डाल देंगे तो एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाएंगे, मतलब उसमें नहीं मिल रहे हैं आपस में, ऐसा स्थिति नहीं बनेगा। चाहे कोई भी गैस रहे एक साथ उसको रख दें तो मिक्सअप हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चूंकि हमको इस यूनिट में आंकिक प्रश्न भी बनाना रहता है जो कि कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यूनिट कन्वर्जन हम सीख लेते हैं। और यूनिट कन्वर्जन मैं पहले ही इसका एक वीडियो बना चुका हूँ पहले यूनिट के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे। हमको यहाँ पे ये 4 चीज़ों पे फोकस करना है। अब ये 4 चीज़ें क्या है, वेरिएबल का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात कोई भी जो गैस है उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं, वो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पहला होता है प्रेशर अर्थात दाब, दूसरा होता है वॉल्यूम अर्थात आयतन, तीसरा होता है टेम्परेचर अर्थात ताप, और चौथा होता है मोल की संख्या। इसमें हम जो भी गैस के नियम पढ़ेंगे अर्थात गैस लॉ पढ़ेंगे उसमें जो n है इसका अर्थ तो मोल है, और मोल की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी अर्थात निश्चित रहेगी गैस की मात्रा हमेशा। और साथ में ये जो 3 चीज़ हैं P, V और T, इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज़ को बदल देंगे तो गैस का लाभ बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि टोटल 4 वेरिएबल है, उसमें से कोई 2 चीज़ को हम अलग रख दें, बदल दें, तो हमको एक गैस का नियम मिलते जाएगा जो कि हम गैस लॉ या गैस के नियम में बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। वेरिएबल का अर्थ यहाँ पे ये है मुख्य रूप से कि जो कोई भी गैस के गुण होते हैं या फिर गैस को हम किसी तरीके से यदि मापें या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो गैस की प्रॉपर्टीज़ इन 4 चीज़ों पे निर्भर करती है। अब इसी 4 चीज़ों पे निर्भर करती है तो ये 3 चीज़ों का तो यूनिट रहेगा। और ये n जिसको मैं मोल बोलता हूँ, तो जो n है वो वास्तव में गैस की मात्रा को भी बताता है। मोल अर्थात मात्रा होता है, लेकिन मोल हम कॉन्सेप्ट लेते हैं केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ों को नापने के लिए, जिसको हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब मतलब होता है 760 mmHg अर्थात पारे के हिसाब से 700
60 मिलीमीटर होता है। ये डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसमें सेंटीमीटर में, बार में या टॉर में पूछ सकता है। ये साई वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये पास्कल का है, 10⁵ पास्कल। तो ये डाटा आपको याद रखने हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आते। 14.7 साई या फिर इसको ये लगभग होता है 15 के बराबर। कहने का अर्थ है इसमें ये डाटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये डाटा जब याद नहीं रहेगा, जैसे एटीएम में ना दे करके ये दिया रहेगा तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे में। तो वो कन्वर्ट करने का तरीका आप पहले यूनिट के वीडियो से जरूर सीख लें और यहाँ पर ये डाटा याद रखें। आयतन को यदि हम देखें तो आयतन 3 दिशाओं में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को मिला देते हैं तो आयतन, जिसको हम क्यूब भी बोल देते हैं। तो ये देखिए 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, उसी को हम 1000 सीसी बोल सकते हैं, अर्थात सेंटी क्यूब। और 1000 सीसी का अर्थ होता है सेंटीमीटर का घात 3, अर्थात 3 दिशाओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, इसलिए सेंटीमीटर का घात 3। अब इसको हम मीटर क्यूब यदि बनाएं तो मीटर क्यूब के लिए हम ऐसा गुणा कर सकते हैं, 1000 में गुणा 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास डाटा आएगा ये। अर्थात ये चीज़ हमको याद करना है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ। अब ये कैसे आया, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट में, वहाँ से आप इस चीज़ को सीख लें आराम से। और इसी को हम ये डेसीमीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं, इसका अर्थ 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये तो हो गया आयतन। तीसरा हो गया ताप। ताप हम हमेशा केल्विन में लेंगे, सेल्सियस में दिया रहेगा तो भी, ठीक है, क्योंकि केल्विन जो पैमाना होता है उसको सेल्सियस की अपेक्षा बहुत अच्छा माना जाता है। अब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, केल्विन का फार्मूला है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब सुविधा की दृष्टि से राउंड फिगर में हम इसको 273 ले लेते हैं। T डिग्री सेल्सियस का अर्थ है कि टेम्परेचर, जैसे मैं मान लो ले दिया 25 डिग्री सेल्सियस T का मान, तो मैं क्या करूँगा, इसको केल्विन बदलने के लिए T में लिखूँगा 25 और ये 273, तो टोटल कितना हो जाएगा 298, और ये साथ में यूनिट लगा दूंगा मैं केल्विन, अर्थात केल्विन में हमको बदलने आना चाहिए इस फार्मूला के माध्यम से। तो उम्मीद है यूनिट कन्वर्जन आपने सीख लिया होगा। और एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि कोई भी जो गैस का प्रॉपर्टीज़ होता है वो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, P, V, T और N। इन 4 चीज़ों को वेरिएबल कहा जाता है, अर्थात ये चीज़ें बदल दी जाती है तो गैस का जो गुण है वो सब बदल जाता है। और इन्हीं चारों चीज़ों को लेके हम गैस का नियम पढ़ते हैं, ये इसको नोट करिए पहले। उसके बाद हम बॉयल का नियम पढ़ते हैं डिटेल में और उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं गैस के नियम के अंतर्गत पहला नियम बॉयल का नियम। और हमने पहले पढ़ा गैस के जो गुण होते हैं उसके 4 वेरिएबल पर निर्भर करते हैं, P, V, T और N। N यहाँ मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या अर्थात गैस की मात्रा है वास्तव में। P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर, अर्थात इन चारों चीज़ों के आधार पर हम कोई भी गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब गैस के नियम से हमको ये जानकारी पता चलेगा कि जो गैस के गुण हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अर्थात कुछ नियम दिए गए हैं गैस के गुण को डिफाइन करने के लिए, तो उन्हीं नियमों को कहा जाता है गैस का नियम। और गैस के नियम में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल का नाम आता है, उनके नाम के आधार पर इस नियम को कहा जाता है बॉयल का नियम, जिसको 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ये नियम हमको ये कहता है कि यदि हम टेम्परेचर अर्थात ताप को स्थिर रखें, स्थिर कहने का अर्थ है कि शुरुआत में जितना ताप हमने लिया था अंत में उतना ताप हमको रखना ही है। अर्थात शुरू में यदि मैं 25 डिग्री टेम्परेचर लेता हूँ तो अंत तक 25 डिग्री टेम्परेचर लेना ही है, अर्थात स्थिर ताप। और जो पदार्थ की मात्रा है वो भी स्थिर, अर्थात मैं शुरू में 1 लीटर यदि मैं गैस लेता हूँ तो अंतिम तक मुझे 1 लीटर गैस ही रखना है। कहने का अर्थ है कि 2 चीज़ को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, अर्थात ताप को और मोल की संख्या को। तो जो गैस के द्वारा दाब लगाया जाएगा अर्थात प्रेशर बनाया जाएगा किस पे, जिस कंटेनर पे जो गैस है वो रहेगा, तो वो आयतन के अर्थात उनके जो वॉल्यूम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपात में होगा। अब इसको समझते हैं कैसा है। देखिए स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर ताप अर्थात हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। टेम्परेचर को फिक्स अर्थात T को हमने 0 कर दिया। 0 कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 का अर्थ है कि टेम्परेचर हमने शुरू में जितना रखा था ताप अंत में भी उतना ही रखेंगे, शुरू से आखिरी तक हमको फिक्स रखना है, अर्थात इसको हमने स्थिर कर दिया, इसी को स्थिर कहा जाता है, ठीक है, अर्थात कांस्टेंट। गैस की निश्चित मात्रा, गैस की निश्चित मात्रा का अर्थ है ये, इसको भी हमने स्थिर रख दिया। अब स्थिर का अर्थ है कि शुरू में यदि हमने 1 लीटर गैस लिया तो अंतिम तक 1 लीटर ही रखना है, 2 लिया तो 2 लीटर रखना है, ऐसा। तो T और N को हमने कांस्टेंट रख दिया। अब जो गैस का नियम है इसकी खासियत ये रहती है कि ये जो 4 हमारे वेरिएबल रहते हैं इसमें से कोई भी 2 चीज़ को हम स्थिर रख दें, ये तो शुरू से अंत तक स्थिर ही रहेगा N, तो हम बोल सकते हैं कोई भी 2 चीज़ को इसमें से स्थिर रखें तो 2 से मिला के हम एक नियम बना देते हैं, उसी को एक प्रकार से गैस का नियम बोलेंगे। तो बॉयल के नियम में हम क्या कर रहे हैं, T और N को स्थिर रख रहे हैं और P और V के बीच में संबंध देख रहे हैं, अर्थात इसके नियम को हम और क्या बोल सकते हैं, P और V संबंध, अर्थात दाब और आयतन के बीच में संबंध। अब देखिए दाब और आयतन के बीच में संबंध हमको देखना है, अर्थात रिलेशनशिप देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर और N को स्थिर रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को स्थिर नहीं रखेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तो हमको फिर इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो T और N यहाँ पे फिक्स है, तब जो गैस का दाब रहेगा वह उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपात में होगा, अर्थात जो गैस के द्वारा प्रेशर बनाया जाएगा P, ये इसके और आयतन के बीच में ये संबंध होगा,
ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटते जाएगा। अब इस जो व्युत्क्रमानुपात अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो निशान है, इसको यदि हटाएं तो यहाँ पे हम के कांस्टेंट ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस नियतांक बोलेंगे, अर्थात गैस कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा 1/v। अब इसको हम और आगे बढ़ा दें तो ये कैसे दिखने लगेगा हमको, P बराबर K/V हो जाएगा। और इसको और सरलीकरण कर देंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब हम दाब को बढ़ाएंगे अर्थात प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन तो घटेगा, क्योंकि ये उल्टा संबंध है एक दूसरे के, और आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से घटेगा कि दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो स्थिर रहे। ठीक, स्थिर रहे का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि मैं दाब को 1 घटा रहा हूँ तो ये जो आयतन है वो 1 बढ़ जाएगा, या फिर दाब को मैं 1 बढ़ा रहा हूँ तो आयतन 1 घट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, जिससे क्या होगा, दाब और आयतन का जब हम गुणा कर देंगे तो उनका जो बराबर अर्थात उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो हमेशा के अर्थात स्थिर आएगा। अब स्थिर आय का अर्थ हम इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 4 5 6 यहाँ पे अड़ू लिया हूँ, अर्थात मैंने क्या किया, यहाँ पे मोल का संख्या n को स्थिर कर दिया, और यहाँ भी वही 6 है, 2 4 2 6। अब इसको मैं मान सकता हूँ प्रारंभिक अवस्था, अर्थात जब हमने शुरू किया वो अवस्था, और ये ऊपर में पिस्टन लगा है। अभी गैस इतना जगह घेर रहा है क्योंकि गैस का कोई आकार नहीं होता, और जिस कंटेनर में रहता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात कंटेनर का आकार ही उसका आकार माना जाता है, साइज माना जाता है, शेप माना जाता है। अब इसमें मैंने क्या किया, जो 2 4 तो 6 मोल यहाँ गैस भर दिया और ऊपर से पिस्टन लगा दिया। पिस्टन से क्या कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे हम दबा रहे हैं। तो पहले ये गैस इतना जगह घेर रहा था, अर्थात आयतन क्या था, अधिक था। अब क्या हुआ, हमने दाब लगा दिया तो आयतन क्या हो गया, घट दिया, अर्थात दाब हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे प्रेशर हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो आयतन क्या हो गया, v का मान क्या हो गया, घट गया। आयतन मतलब जगह घट गया। देखिए प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, आयतन का मान घटेगा, ये 1/v है इस तरीके से। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। प्रारंभिक अवस्था में ये है सामान्य, अब ये हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो आयतन क्या हो गया, घट गया। अब इस गणितीय संबंध को यदि हम देखें तो इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और के यहाँ पे गैस स्थिरांक है, और या नियतांक बोल सकते हैं, गैस कांस्टेंट, v वॉल्यूम है किसकी, इस कंटेनर की, और p क्या है, प्रेशर, गैस की मात्रा। ये क्या है, गैस की मात्रा है, और v क्या है, ये है आयतन, गैस का आयतन बोल सकते हैं, या फिर इस कंटेनर का आयतन, क्योंकि जो कंटेनर का आयतन रहेगा वही क्या रहेगा, गैस का आयतन। ठीक है, अब तो इनके बीच में जो संबंध है वो ये होता है, अर्थात ये घटेंगे बढ़ेंगे वो इस संबंध के हिसाब से घटेंगे, अर्थात प्रेशर और जो वॉल्यूम है उनका जब गुणा करेंगे तो हमेशा स्थिर आएगा। ठीक है, स्थिर आएगा का अर्थ है कि ये प्रारंभिक अवस्था, और इसको हमने जब प्रेशर को बढ़ा दिया तो ये हो गया अंतिम अवस्था। अब इनके बीच में संबंध देखूं तो प्रारंभिक अवस्था में मान लो यहाँ पे मैं दाब क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं दाब मान लेता हूँ P1, और आयतन इसका मान लेता हूँ V1, और यहाँ पे मैं दाब मान लेता हूँ P2 और आयतन मान लेता हूँ V2। तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से मैं इसका संबंध देखूँ, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, एक तो ये, और उसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया। तो इस हिसाब से देखूँ तो जो P1 और V1 है उसका मान होगा P2 और V2 के बराबर, और ये मान होगा दोनों का K के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इसको हम और आगे देखें तो गणित के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, P1/P2, और ये क्या हो जाएगा, V2/V1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमको गणित बनाने में मदद करेगा, ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे आया समझ गए होंगे। ये शुरुआत में ऐसा स्थिति था, गैस का पूरा फैला हुआ था, हमने दाब लगा दिया, गैस का मान मतलब उसका जो आयतन है वो घट गया, तो हमने प्रेशर P2 मान लिया, बढ़ा वाला प्रेशर को, और जो आयतन था उसको यहाँ पे P2 मान लिया, यहाँ पे हमने P1 और V1 माना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर ये फिक्स है, मोल भी फिक्स है, मोल देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ भी वही चीज़, मतलब इन दोनों कंडीशन में ये चीज़ें फिक्स है। अब इसको कैसे समझेंगे कि PV का मान हमेशा K के बराबर होगा, तो इस तरीके से समझिए। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो आयतन एकदम से घटते जाएगा। ये एक दूसरे के साथ ऐसे समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ घटेंगे कि दोनों को जब गुणा करेंगे तो मान हमेशा ऐसा K अर्थात स्थिर रहेगा, बराबर रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं दाब यदि 1 कम कर देता हूँ तो आयतन 1 बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हूँ उसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये रिलेशनशिप है PV = K। अब मैं मान लो प्रेशर लिया 1 वायुमंडलीय दाब, प्रेशर को हम ATM में नापते हैं तो 1 वायुमंडलीय दाब हो गया, और मैं आयतन शुरुआत में मान लेता हूँ कि ये जो कंटेनर है इनका आयतन है 100, तो इन दोनों को गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 100। अब देखिए अर्थात जो K है वो हमेशा क्या रहेगा, K का अर्थ होता है स्थिरांक, स्थिर, मतलब P और V को जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मान हमेशा फिक्स आएगा। अब देखिए दूसरा में मैंने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखिए आयतन क्या हुआ, घट गया, 100 से कितना हो गया, 50, और लेकिन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 100। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि प्रेशर यदि हम बढ़ा दें तो आयतन तो घटता है, लेकिन वो इतना ही घटेगा जितना इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करें तो जो स्थिरांक है वो हमेशा मतलब बराबर रहे, अर्थात वो स्थिर रहे, हमेशा उसका मान फिक्स रहे। ठीक है, अब हम प्रेशर फिर बढ़ा रहे हैं। अब हम 3 को क्यों छोड़ दिए हैं, 3 भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला वॉल्यूम है वहाँ पे क्या है, हमको दशमलव का गुणा करना पड़ता है, इसलिए हम 3 को नहीं लिए, हम डायरेक्ट डिजिट को ले रहे हैं। यहाँ पे 3 करते तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ता है हमको,
यहाँ पे 3 यदि हम करते तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता, 33.33 का गुणा करना पड़ता, फिर यहाँ पे दशमलव वाला दिक्कत हो जाता। आता 100 ही, लेकिन वो सब डाटा हमने नहीं लिया, जो सामान्य डाटा है उसको लिया। 1 को लेने पर मतलब पूर्ण अंक में जो हमको कंप्लीट मिल जाए। देखिए शुरुआत में हमने प्रेशर 1 रखा, आयतन रखा 100, आय मान 100, अर्थात ये मान फिक्स रहेगा, ये मैं बताया था शुरू में। और शुरुआत में ये भी मतलब पहले ये भी बता चुका कि प्रेशर यदि बढ़ा देंगे तो आयतन तो घटेगा, लेकिन ये ऐसे एक दूसरे के साथ घटेंगे जिससे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो जो मान है वो हमेशा स्थिर आए, जिसको हम के मान रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने प्रेशर फिर बढ़ाया, आयतन क्या हो गया, घट गया। इस रिलेशनशिप के हिसाब से प्रेशर बढ़ाने पे आयतन क्या होता है, घटता है। तो ये 100 से क्या हो गया 50, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 100। अब इसके बाद देखिए प्रेशर 1 से पूरा यहाँ 4 पहुँच गया, मतलब प्रेशर फिर बढ़ गया, तो आयतन क्या हो गया, फिर घट गया, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 100। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन तो घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ाएंगे तो उसी के अनुपात में घटेगा। वो इस तरीके से घटेंगे कि दोनों का जो मान है वो एक फिक्स रहे, अर्थात स्थिर रहे। दाब और आयतन का जो मान होता है वो स्थिर रहे, अर्थात ये PV बराबर K। अब इसी तरीके से प्रेशर हमने फिर बढ़ाया, दाब फिर घट गया, अर्थात जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं दाब और घटते जा रहा है, लेकिन मान हमेशा क्या रहा है 100 ही आ रहा है, अर्थात उनका जो टोटल है वो हमेशा फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब एक निश्चित स्टेज के हिसाब से ही घटेंगे। अब इनके बीच में रिलेशनशिप देखें, अर्थात इनको ग्राफ के द्वारा यदि समझें तो इनके बीच में ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये वाला पूरा लाइन प्रेशर का है, और ये वाला लाइन किसका है, आयतन का, अर्थात वॉल्यूम का। तो ये प्रेशर और ये आयतन, इसके बीच में ग्राफ। तो प्रेशर के लिए मैं 1 से 10 तक डिजिट हमने लिख लिया। देखिए 1 से पूरा 10 तक लिया है ना, 3 4 बीच के अंक हमने छोड़ रखे हैं, वो अंक आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बढ़िया ग्राफ बन सके। ठीक है, बीच के अंक इसलिए छोड़ दिए गए, जैसे 5 के बाद इधर 6 7 8 आता है, यहाँ पे हमको दशमलव वाले गुणा करने पड़ते हैं, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। तो 1 से 10 तक का ये हो गया, और ये क्या है 100 से पूरा कहाँ 10 तक, तो इसको हमने 0 से पूरा 10 से 100 तक ले लिया। अब देखिए सबसे पहले प्रेशर 1, तो प्रेशर ये हो गया 1, तो आयतन कितना था 100। अब देखिए प्रेशर 1 और आयतन कितना है 100, तो इसलिए यहाँ पे बिंदी लगा दिया। प्रेशर 2 आयतन 50, प्रेशर 2 आयतन ये है 50, यहाँ पे बिंदी लगा दिए। प्रेशर 4 आयतन 25, प्रेशर 4 आयतन 25, तो 20 और 30 के बीच में ये 25, 4 के सीधे में। प्रेशर 5 आयतन 20, प्रेशर ये 5 और आयतन ये 20। ठीक है, अर्थात ये इस तरीके से है। ये हो गया प्रेशर 1 वाला, और ये कितना हो गया, प्रेशर 2 में आयतन हो गया 50 और प्रेशर 4 में 25। ये देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये 25 के लिए, प्रेशर 5 में 20, ये देखिए, और प्रेशर 10 में 10, ये 10 है और ये 10। ठीक, अब इनको हम आपस में यदि जोड़ दें, अर्थात इस लाइन को मैं इसके साथ जोड़ूं ऐसे, तो हमको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। अब इसको देखने से तो ये समझ में आता है कि हम आयतन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दाब घट रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप हमको इस तरीके से लेना है कि इनका जो मान है वो फिक्स आए, और ये हमेशा याद रखें, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर यदि हम बढ़ा दें तो आयतन तो घटेगा, लेकिन उतना ही घटेगा जितने में इनका दोनों का जो मान है वो स्थिर आ जाए, अर्थात दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, गुणनफल करें P और V का, वो स्थिर आए। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये जो ग्राफ है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अर्थ होता है आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो अर्थात ये एक बराबर नहीं है, धीरे धीरे घट रहा है एक निश्चित टाइम पे, ये है इसका अर्थ। और ये ग्राफ कब आया है, जब हमने एक टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है। ये देखिए टेम्परेचर को निश्चित कर दिया है, एन को निश्चित कर दिया है। तो उम्मीद है बायल का नियम आपको समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसको करते हैं। ये देखिए P1 और P2 V2, इसका अर्थ ये है कि दोनों के मान हमेशा स्थिर रहेंगे, और ये दोनों को हमने इस तरीके से रिलेशनशिप लिया है। इसको P1 इसको V1 मान सकते हैं, P2 V2, P3 P4, P5 P6, P7 P8 ऐसे। तो वही चीज़ है, इसको हम और आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। अर्थात मैं टोटल 5 डाटा ले लिया हूँ, तो P5 V5 तक ये आगे हम बढ़ा सकते हैं। वही डाटा है, सेम समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहा था। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए। इसके बाद हम समझते हैं इसमें कि इसके ग्राफ कैसे प्लाट करेंगे। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, और साथ में और भी जो इसके ग्राफ है वो कैसे बनाए जाते हैं पेपर के लिए, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
अब हम सीख रहे हैं बॉयल के नियम का ग्राफ बनाने का तरीका। हमने थोड़ा देर पहले P और V के बीच में ग्राफ बनाया था और उसका डाटा हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से प्रेशर बढ़ाते थे तो जो वॉल्यूम होता था अर्थात जो आयतन होता था किस तरीके से कम होता था, और उन दोनों का जो कम होने का अनुपात है वह दाब और आयतन के गुणनफल का एक स्थिरांक रहता था, अर्थात एक निश्चित अंक मिलता था। अर्थात ऐसा हम नहीं बोल सकते कि दाब को यदि हम एक कम कर रहे हैं तो आयतन भी एक बढ़ जाएगा, या फिर दाब को एक बढ़ा रहे हैं तो आयतन एक घट जाएगा, अर्थात बराबर मात्रा में वो कभी नहीं घटेंगे। वो इस तरीके से घटेंगे कि दोनों का जो मान है अर्थात गुणनफल का मान P और V का वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी रहे। कंडीशन ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर हर चीज़ के लिए फिक्स रहेगा। ये एक फिक्स टेम्परेचर के लिए हमने डाटा लिखा हुआ था, और भी अलग अलग डाटा आप बना सकते हैं। इसी की सहायता से ये जितने ग्राफ है उसको आप प्लाट करना सीख सकते हैं। अर्थात देखिए जैसे P वर्सेस V है तो एक तरफ P ले लेंगे, दूसरी तरफ V। यहाँ से P वाला लाइन ये है और V वाला लाइन ये है। PV वर्सेस P का अर्थ है PV अर्थात इनका मल्टीप्लिकेशन और उसका मान आता है 100। तो एक तरफ PV ले लेंगे, दूसरी तरफ P का मान, P मतलब ये, या फिर P के साथ ग्राफ बनाएंगे इसका उल्टा तो ये P का मान ले लेंगे। उसी तरीके से P वर्सेस 1/V अर्थात इस एक काल्पनिक आंकड़ा है, इस आंकड़े के माध्यम से आप इन ग्राफ को बनाना सीख सकते हैं। अब और दूसरा तरीका ये है कि इसको यदि हम बना लेते हैं तो बनाने के बाद हमारे पास एक ये तो PV इक्वल टू K रिलेशनशिप है ही। एक रिलेशनशिप ये याद रखना है, PV इक्वल टू nRT होता है। ये इसको हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जिसको हम और लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इनको बनाने का जो तरीका है उसको यदि सीखना है तो इस तरीके से सीख सकते हैं। देखिए PV इक्वल टू nRT होता है, n मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये गैस नियतांक माना जाता है, और ये T है टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। अब PV बराबर nRT। अब इस रिलेशन से PV इक्वल टू K के हिसाब से मैं इसको क्या कर सकता हूँ रिप्लेस, तो ये क्या हो जाएगा K इक्वल टू nRT। अब इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि जो ये K का मान है अर्थात जो स्थिरांक है या स्थिर है, ये अंक जो हम पढ़ते थे, इसका मान किस पे निर्भर करता है, सीधा सीधा टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ये तो मोल का संख्या है, इस पे निर्भर करेगा ही। मोल का संख्या अर्थात मोल का संख्या यदि हम बढ़ा देंगे तो K का मान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो K का मान बढ़ जाएगा। तो इसे याद रखना है। अर्थात इनका हमको एक और रिलेशनशिप मिल गया जिससे हम ग्राफ आसानी से बनाना सीख सकते हैं। अर्थात इससे कि हमको क्या पता चलता है, जो K है इसका मान यदि बढ़ता है इसका अर्थ है कि टेम्परेचर का मान भी बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो K का मान बढ़ जाएगा ऐसा। और इसी तरीके से जो n है इसका मान भी यदि बढ़ जाता है तो उसका अर्थ है K का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आदर्श गैस समीकरण से लिया हूँ ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब ये मैं क्यों लिया, क्योंकि ये जो बॉयल का नियम है ये सारे ग्राफ एक स्थिर ताप पर अर्थात एक सेम टेम्परेचर पर बनते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो ग्राफ बनता है इससे, इसको बोलते हैं समतापी वक्र। समतापी वक्र का अर्थात एक समान ताप पे जो ग्राफ बन रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसो का अर्थ होता है समान और थर्म का अर्थ होता है ताप। एक समान ताप पे जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं समतापी वक्र या समतापी ग्राफ। और जो बॉयल का नियम है उसमें हमने ताप को स्थिर रखा था। ताप को स्थिर का अर्थ ये है कि शुरू से आखिरी तक हम ताप को एक जैसे ले रहे हैं, इसी को एक समान ताप कर रहे हैं। अब यदि हम ग्राफ बनाएं इस पर तो जितने भी बॉयल के ग्राफ बनते हैं वो समतापी ग्राफ ही बनते हैं, चाहे कोई भी ग्राफ बने P और V के बीच में। वो इतने सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं, उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले मैं मान लो इधर P ले लिया, इधर V ले लिया, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी P ले सकते हैं, ग्राफ एक जैसे ही बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता था वो इस तरीके से ऐसे बनता था। ठीक है, तो इस ताप को जो ये ग्राफ बनता है इस चूँकि ये जो ग्राफ बना ये एक निश्चित ताप पे बना है। यदि मैं मान लो ये ताप को यहाँ पे बढ़ाते चला गया लगातार, ठीक है, इसको समझते जाएंगे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, ये तो एक ताप पे बना है तो एक लाइन बन गया एक ग्राफ। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते थे, इस ग्राफ को हम बोलते थे आयताकार अतिपरवलय अर्थात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये ग्राफ बन गया। अब सोचिए इसमें मैं यदि ये तो एक ताप पर था फिक्स, चाहे कोई भी ताप रहे, मैं मान लो 220 केल्विन 330 केल्विन ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी ताप हो। अब यदि हम ताप इसका बदलते चले अलग अलग बारी बारी से तो ग्राफ हमको कैसे मिल सकता है, जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए ये तो V है अपना फिक्स, ये P है। अब देखिए एक ग्राफ मेरा ऐसा बना, दूसरा ग्राफ ऐसा बना दिया, तीसरा ग्राफ ऐसा बना दिया, ऐसे और ढेर सारे बना सकते हैं। अर्थात ये एक ताप पर बना फिक्स ताप पर, ये दूसरे फिक्स ताप पर, ये तीसरे फिक्स ताप पर। अब मैं मान लो इसको T1 नाम दे दिया, इसको T2 नाम दे दिया, इसको T3 नाम दे दिया। तो जो पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसका ताप अधिक है इसमें सब में, मतलब T1 T2 T3 ये सब में कौन सा ताप अधिक है, ऐसा करके पूछा जाता है। अर्थात एक ग्राफ ये बना है T1 जो कि एक निश्चित ताप था, T2 वो भी एक निश्चित ताप, T3 अर्थात तीन अलग अलग ताप पे एक ही जो ग्राफ था उसमें हमने तीन ग्राफ रख दिया टेम्परेचर को बारी बारी से बदल के। अर्थात T1 में हमने टेम्परेचर को फिक्स किया तो ये बना, T2 पे टेम्परेचर को हमने स्थिर कर दिया तो ये बना, T3 पे हमने स्थिर कर दिया तो ये बना। अब इसमें यदि हमको समझना है कि कौन सा ताप हम अधिक है तो कौन सा ताप कम है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है इसकी जगह कभी कभी ताप का मान दे देता है, कभी कभी क्या है ABCD ऐसा करके लिख देता है। तो इसका क्रम वास्तव में ऐसा है, T3 है इसका ताप सबसे अधिक होता है यहाँ पे, T2 का उसके बाद T1 का। अब इसको हमने कैसे जाना, तो इसको हमने
जानने के लिए हम क्या ट्रिक उपयोग करेंगे, यहाँ से ये वाला ट्रिक उपयोग करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें कैसे किया हूँ मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आयतन था इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स मान लिया, स्थिर यहाँ पे। अब इसको लेके ऐसा मैं क्या करूँगा, एक डॉट 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 लाइन बनाऊँगा, ठीक है। अर्थात ये चीज़ कैसे आया वो उसको समझने के लिए कि T3 ही अधिक क्यों है, ये क्यों अधिक नहीं है, तो हमने इसको ऐसा एक सीधा लाइन बना देंगे डॉट डॉट। तो मैं क्या यहाँ पे आप समझेंगे कि जो आयतन है वो फिक्स हो गया। अब इस सूत्र के हिसाब से देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, आयतन को यदि हम फिक्स कर देते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी में, इसको मैं फिक्स कर दिया, अर्थात ये हो गया जीरो, और एन और आर भी हो रहता है जीरो। क्यों? क्योंकि एन क्या है, एन है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है। और आर क्या है, गैस नियतांक, ये भी हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। इसका मान भी हो गया जीरो, अर्थात ये स्थिर है। जीरो का अर्थ ये है स्थिर है, फिक्स है। अब यहाँ क्या बचा, पी और टी बचा, तो इसमें क्या संबंध दिख रहा है, देखिए प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए ये वाला जीरो है, अब ऊपर हम जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, इस रिलेशनशिप के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो देखिए प्रेशर लगातार यहाँ ये 0 से 1 2 3 4 इधर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और ये जितना भी ग्राफ बना है किसका ग्राफ है, टेम्परेचर का। तो इस हिसाब से देखिए मैं टॉप में जाके ऐसा लाइन खींच दूँ तो सबसे पहला ऊपर नंबर का ग्राफ कौन सा मिलेगा मुझे, ये। अर्थात इसके ऊपर हम ऐसा ऊपर में जाके इस तरीके से यदि हम बना दें लाइन, तो पहला नंबर पे ये टच करेगा, उसके बाद ये दूसरा नंबर पे, इसके नीचे वाले में, और ये तीसरा नंबर पे। उस हिसाब से कौन सा T3 अधिक, उसके नीचे T2 और उसके नीचे T1। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे बनाना है। अर्थात नीचे वाला जो ग्राफ रहेगा इसको हम जो भी मान रहेगा उसको हम फिक्स मान लेंगे, ऐसा छोटा छोटा डॉट डॉट समझने के लिए। और उस पी वी इक्वल टू एन आर टी जो इक्वेशन होता है हमारा आदर्श गैस समीकरण, उसमें क्या करेंगे, उन मान को फिक्स कर लेंगे। जैसे आयतन में जीरो कर दिया, अब मैं मान लो यहीं पे दाब रहता तो फिर दाब को अर्थात प्रेशर को जीरो करता। एन और आर ये तो होते ही हैं स्थिर, तो पी और टी का ऐसा संबंध मिला, प्रेशर बढ़ाने पर क्या बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थात ये टेम्परेचर के मान है, इससे संबंध हम देख रहे हैं। अब यहाँ से ऐसा डॉट करके उसको जोड़ते जाएंगे तो सबसे ऊपर में ये आएगा, टॉप में इसको टच करेगा, उसके नीचे ये टच करेगा, उसके नीचे ये टच करेगा। तो ये सबसे ऊपर में है अर्थात T3 वाला, तो प्रेशर अधिक तो टेम्परेचर भी अधिक। इस रिलेशनशिप से तो यही है ना, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, प्रेशर अधिक टेम्परेचर अधिक। तो उम्मीद है ग्राफ आपने अच्छा समझ लिया होगा। नेक्स्ट है PV वर्सेस P। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, ये जो ग्राफ है इसको आप इनके जो डाटा है इनसे आप बना सकते हैं, जो कि मैं तरीका बताया। ये जो मान है इनको रख देंगे तो P की जगह इधर क्रम से, वो एक सरल तरीका है। और ये कंपटीशन एग्जाम को में समझने के लिए अलग तरीका, PV वर्सेस P या फिर PV वर्सेस V, दोनों के ग्राफ बनाए जाते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ ये देखिए ये PV ले लेंगे और एक तरफ नीचे में या तो V ले लेंगे या फिर P ले लेंगे, दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, PV वर्स बराबर क्या पढ़ा है, K, अर्थात PV का मान किसके बराबर होता है, K के बराबर। K वो क्या है, स्थिर है, और K का रिलेशनशिप देखिए यहाँ से, K इक्वल टू एन आर टी। K का मान बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, T का मान भी बढ़ते जाएगा। अर्थात ये जो PV है ये स्थिर है, इसका मान K है, अर्थात ये चीज़ फिक्स है। और मतलब यहाँ ये जो लाइन है, इस लाइन का मान हमेशा फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। अब V या P के साथ जब भी हम ग्राफ बनाएंगे एक निश्चित ताप पर, तो हमको इसका जो ग्राफ है वो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो K है, यहाँ पे PV का मान K होता है वास्तव में, चूँकि हमने पहले पढ़ा है बायल वाले में। तो PV का मान चूँकि K है तो K अर्थात स्थिर। अब PV को हमने स्थिर कर दिया तो V के साथ चाहे मैं कोई भी ग्राफ बनाऊँ हमेशा ऐसे ही आएगा। इस ग्राफ का अर्थ है स्थिर मान, ठीक है। अर्थात ये जो V है इसके साथ इसका जो मान है या फिर P है इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और स्थिर मतलब एक मान है, जीरो, एक जैसे मान लो ये 5 रहता तो शुरू से आखिरी तक 5 है, या फिर यहाँ पे जैसे 100 में फिक्स कर दिया हमने तो ऊपर में 100 आता था तो यहाँ से बनाते तो भी ऐसे आता, अर्थात इसके समानांतर ये ग्राफ बनता। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे। अब ये तो एक निश्चित टेम्परेचर पे था, ठीक है, अर्थात मैं मान लो इसको T1 टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे मैं T1 एक मान लेता हूँ, ये एक ताप के लिए था। अब ढेर सारे इसमें भी यदि ताप आ जाए तब हम कैसे पहचानेंगे, अर्थात यही ग्राफ मैं यदि ऐसे बना दूँ PV का, ये PV की जगह आपको K भी मिल सकता है, देखा कहीं पे, क्योंकि इसका मान ऐसे होता है इसलिए, ठीक है। तो PV और V और या फिर P के बीच में ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इनके बीच में जैसे मान लो मुझे अलग अलग टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर जैसे एक कोई ताप पर ये T1 हो गया, दूसरे ताप पर T2, तीसरे ताप पर T3, ऐसे इस यहाँ पे दूसरे अलग अलग मान भी मिल सकते हैं, जैसे 200 केल्विन, 300 केल्विन, 500 केल्विन, ऐसा नाम से मैं इसको T1, T2, T3 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस टाइप का ग्राफ दे दिया और पूछा कि किसका ताप अधिक होगा, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। इस टाइप का मान दे दिया और पूछ दिया कि किसका ताप अधिक होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं बताया था कि इसको V या P है ना, या V बटा P नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, V या P, V या P।
तो इसमें किसका ताप अधिक होगा वो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को बनाना स्टार्ट करें, अर्थात अलग अलग टेम्परेचर दे दिया रहे, यही चीज़ ये तो एक कॉमन टेम्परेचर पे है। अब यही पी वी और वी के बीच या फिर पी के बीच ग्राफ बनाएं तो एक टेम्परेचर ये हमको मिला, एक निश्चित टेम्परेचर पे दूसरे निश्चित टेम्परेचर बनाएं, दूसरा ग्राफ यहाँ मिलेगा, तीसरा निश्चित टेम्परेचर बनाएं, तीसरा ग्राफ यहाँ, ऐसे ही और अलग अलग मिल सकता है। अब इसमें हम देखें कि कौन सा टेम्परेचर अधिक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और साथ में देखिए पी वी जो होता है वो वास्तव में किसका होता है, के के बराबर होता है, और हमने रिलेशनशिप फिर निकाला था पी वी इक्वल टू एन आर टी के साथ के इक्वल टू एन आर टी। तो इस रिलेशनशिप के बाद के इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। ये एक तरीका हो सकता है बनाने के लिए जिसमें एन और आर क्या है, ये तो फिक्स है अर्थात स्थिर है। तो देखिए के का मान यदि मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टी का मान भी बढ़ते जाएगा। के का मान बढ़ाऊंगा इसका अर्थ क्या है, पी वी इक्वल टू के होता है इस रिलेशनशिप से, अर्थात ये पी वी का मान हम यदि इधर बढ़ाते चलें तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ते चलेगा। अर्थात जैसे जैसे ये ग्राफ मतलब ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वो टेम्परेचर हमको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। अर्थात जो T3 है ये टेम्परेचर अधिक है किसकी अपेक्षा, T1 की अपेक्षा, और T2 से भी कम कौन सा है, T1, अर्थात T3 अधिक है T2 से, T2 अधिक है किससे, T1 से। तो ये ऐसा इनका क्रम बनेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हमेशा हम ग्राफ में क्या करते हैं, जो ये एक अक्ष रहता है इसको हम स्थिर मान लेते हैं, चाहे यहाँ कोई भी चीज़ रहे। जैसे मैं V को स्थिर मान लिया यहाँ पे, या फिर P को स्थिर मान लिया, और स्थिर मान के हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्थिर मान के यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं ऐसे। अब स्थिर मान के ग्राफ बनाएंगे तो हम इस साइड को देखते हैं, इस साइड पे जो चीज़ बढ़ते रहता है वही इसको स्थिर मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें रहती है वो बढ़ जाती है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये तो दूसरा टाइप का ग्राफ हो गया, अर्थात एक फिक्स टेम्परेचर पे ये चीज़ें हैं, लेकिन टेम्परेचर यदि वेरी करें तो ये ऐसा दिखेगा। अर्थात एक टेम्परेचर पे तो ये है, लेकिन तीन अलग अलग टेम्परेचर ले लें तो ये ग्राफ ऐसे ही आएगा आने के लिए, लेकिन तीन हमको मिल जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें और तरीका सीख लें कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट अपना ग्राफ है P वर्सेस 1/V या फिर P वर्सेस 1/P। अर्थात हमको क्या करना है, इसको ये वास्तव में क्या था, ये P और ये 1/V का था। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, P बराबर K/V। अब इसको हम एक सरल रेखा समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c, सरल रेखा समीकरण का ये फार्मूला होता है। इससे तुलना करें तो जो c होता है ना, ये इंटरसेप्ट होता है, और जो m होता है ये स्लोप को बताता है, x का अर्थ है x अक्ष और y का अर्थ है y अक्ष। तो इसके साथ तुलना कर दें तो ये ऐसा कुछ बनेगा, y इक्वल टू mx। अब यहाँ पे m क्या है, m है k अर्थात स्लोप, और x क्या है, ये 1/v है। अर्थात इस ग्राफ के हिसाब से यदि हम देखें तो ये ग्राफ हमको ऐसा मिलने वाला है। एक ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ ओरिजिन से, और ये देखिए x लिखा हुआ, अर्थात ये 1/v है, 1/v x में, और ये जो k है, k इसको बताता है स्लोप को, ठीक है, ये स्लोप है, स्लोप अर्थात ढाल। ये ग्राफ मैं तरीका सिखा दूंगा। यहाँ पे मान लो सी का मान भी दिया रहता है, चूंकि ये जो सूत्र है P इक्वल टू K/V, इसमें सी का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने सी नहीं बनाया। सी जनरली इधर ये जो लाइन रहता है ये कटता है ना, उसमें हम सी को दिखाते हैं, इसको इंटरसेप्ट करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट दूसरा ग्राफ में सीख लेंगे। तो ये K यहाँ पे आएगा, 1/V यहाँ पे, और जो P है P इस साइड पे। अब P और 1/V के बीच यदि ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, अर्थात एक लीनियर अर्थात सीधी रेखा वाला एक ग्राफ बनता है, जिसको हम जो ओम का नियम रहता है ना, उस टाइप का ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम इस डाटा के द्वारा भी बना सकते हैं। वहाँ पे 1/V लिखा हुआ, अर्थात 1/100, 1/50, 1/25 ऐसा भाग दे देंगे तो डाटा आ जाएगा, और उस हिसाब से हम उसको प्लॉट करके खुद से भी बना सकते हैं। ये तो था एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक ताप पे। यदि मान लो यही चीज़ और अलग अलग ताप पे आ गया, अर्थात एक से अधिक तापों पे, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे P लिख दिया मैं, यहाँ पे 1/V लिख दिया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष अपना, और यहाँ पे एक ताप हो गया, दूसरा ताप हो गया, तीसरा ताप हो गया, इसी तरीके से चौथा ताप, इसको मैंने नाम दे दिया T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। अब इसमें पूछ दिया कौन सा ताप अधिक है और कौन सा ताप कम है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है उसको पता करने के लिए मैं पहले ही बताया कि एक हिस्से को हमको फिक्स करना पड़ता है, या तो हम नीचे इधर को स्थिर कर दें या फिर इस साइड को। अब जैसे मैं इसमें इस साइड को स्थिर कर देता हूँ, किसको, 1/V को, ठीक है, 1/V मतलब आयतन को हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। अब स्थिर कर रहे हैं तो इसको लेके क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से, ऐसे। अब रेखा खींचेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो साइड में P है, अर्थात इधर जो चीज़ें बढ़ती है वही चीज़ें इधर भी बढ़ते रहेंगे। अर्थात देखिए ये T4 है, इसके साथ जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है, तो अर्थात जो T4 रहेगा उसका ताप अधिक रहेगा, और T1 वाला है उसका ताप क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक साइड को स्थिर मानना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली हों। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि PV इक्वल टू NRT, आदर्श गैस जो समीकरण है उसमें देखिए N और R का मान तो होता है 0,
अर्थात ये स्थिर होते हैं। अब देखिए 1/v लिखा हूँ मैं यहाँ पे, 1/v अर्थात मैं यहाँ पे आयतन को फिक्स कर रहा हूँ, स्थिर कर रहा हूँ, अर्थात इस सूत्र में आयतन को स्थिर। तो क्या बचा, दाब और टेम्परेचर। दाब बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए इधर बढ़ाते जा रहा हूँ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर जो भी चीज़ें आएंगी उनके साथ हम लाइन बना सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये पहला हो गया, इसके नीचे आऊँगा तो दूसरा को टच करेगा, इसके नीचे आऊँगा तो तीसरा को टच करेगा, अर्थात सबसे ऊपर में जाऊँगा तो पहला T4 को ही टच करने वाला है। अर्थात जो T4 है इसका ताप अधिक, T3 उसके पीछे T2 और सबसे पीछे T1। तो उम्मीद है ग्राफ बनाना आपने सीख लिया होगा। और ये सभी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो टेम्परेचर वाले हैं, क्योंकि इस टाइप का जो ग्राफ है वो नीट या जेई के पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, या फिर जो बीएससी या कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब ऐसा ही सेम ग्राफ v वर्सेस 1/p का बनाएंगे तो भी आएगा। क्या चेंज हो जाएगा, v की जगह यहाँ p हो जाएगा और p की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बाकी कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं। यदि मैं यहाँ p करूँ तो यहाँ पे फिर p को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, v के साथ फिर टेम्परेचर करो, v के साथ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा इस सूत्र के हिसाब से। और एक तरीका इसको हम k = nRT, ये तो समझ ही गए होंगे, p v और k का मान बराबर होता है इसलिए। अर्थात हमने अभी तक ये समझा कि जो k है अर्थात हमारा जो स्थिरांक है उसका मान हमेशा किस पर, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो k का मान हमेशा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। देखिए और साथ में मोल का संख्या भी क्या होगा, इसके ये मान बढ़ने से मोल का संख्या भी बढ़ते जाए। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अभी तक हमने जितने ग्राफ देखे तीनों हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया था, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन हमने ताप अलग अलग कर दिया। एक बार ताप किया तो ये वाला आ गया, मतलब ताप को हमने T1 पे स्थिर कर दिया, तो उसके बाद T2 पे स्थिर किया, तो ये ग्राफ मतलब अलग अलग हम ताप पे इस ग्राफ को बना रहे हैं। तो नीचे वाले सब अलग अलग ताप पे है। इसकी जगह कभी कभी आपको डाटा दिया रहेगा तापमान, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ABCD भी दिया रहेगा तो भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ऊपर में जो रहेगा इसमें हमेशा अधिक, इसमें भी हमेशा अधिक। अब ग्राफ को कैसे बनाना सीखेंगे इन चीज़ों को, किसके किसके बीच में, तो कोई भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष, कोई भी अक्ष पे किसी को भी ले सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसके द्वारा आप इसको कैलकुलेशन करके गणित के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कि मैं P और V के बीच में बताया था, जिसको आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे मैं प्लॉट किया था इनका आंकड़ा सबको इसी आंकड़े से। जैसे यहाँ पे 1/v है तो 1/v अर्थात 1/100, 1/50, 1/25 सबको बारी बारी से करते जाएंगे तो वहाँ पे डाटा आते जाएगा। और सामान्य जो ग्राफ 9th पे 8th 9th या 10th लेवल के जो बच्चे बनाते हैं उसी टाइप का ग्राफ बना के इसको आप इजीली खुद से भी समझ सकते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसका लास्ट ग्राफ देखते हैं, चौथा, जिसमें log v और log p के बीच ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अपना चौथा और अंतिम टाइप का ग्राफ, जिसमें हम देख रहे हैं log p और log v के बीच। देखिए ये अपना बॉयल का नियम था, p व्युत्पन्नपाती 1/v, k/v हमने किया, log ले लिया, log लेने पर log p = log k - log v। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि नियम है अपना log a/b, इसका अर्थ होता है log a ऋण log b। तो ये याद रखेंगे, इस नियम के अनुसार हमने ये किया है। देखिए log a/b के इसका यदि हम log ले तो log a/b बन गया, तो log k - log v। अब इसको हम सरल रेखा समीकरण से तुलना करने, तो y = mx + c होता है। तो m हमेशा स्लोप पे रहता है, ये x अक्ष के लिए हो गया, और c जो कांस्टेंट रहता है स्पेशली वही c बनता है। अब इसका ग्राफ यदि हम खींचें तो ये अपना x अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष। अब देखिए x अक्ष के लिए log v, तो ये हो गया log v, और y अक्ष पे क्या है, log p। अब देखिए log k, ये जो log k है वो इस लाइन पे एक जगह पे कट मारेगा, उसको हम बोलते हैं log k। तो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं बोलूँगा log k। जो क्या होता है, मतलब इस लाइन पे जो कटिंग रहेगा उस वही हमेशा log k बनेगा, चाहे किसी भी जगह पे रहे। अब देखिए यहाँ पे m का मान यहाँ ऋणात्मक में है, ये तो अपना सूत्र है c + mx, लेकिन इसका हम तुलना कर रहे हैं इसके साथ, तो ये क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव और यहाँ कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या है, 1 है। चूँकि m का मान निगेटिव में है तो ये जो ग्राफ है अपना log के इस जगह को बोलते हैं, तो ये जो ग्राफ है अपना वो ऐसे आएगा नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि निगेटिव अर्थात ऋणात्मक है, इसलिए। पॉजिटिव रहता तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर चला जाता। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब ये जो निगेटिव स्लोप आ रहा है, और यहाँ चूँकि ये कटिंग हो गया और ये वाला हिस्सा है, ये जो कटिंग हिस्सा, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट अर्थात अंतःखंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वही log p है वास्तव में। ठीक है, और जो ऊपर पे कटिंग लगा वो वाला पॉइंट है log k, जिसको c से हम दर्शा रहे हैं कांस्टेंट पे। जो सरल रेखा समीकरण है, ये समीकरण होता है सरल रेखा, इससे तुलना करके इसको बनाया जाता है। और ये चूंकि ढाल हमारा क्या आ गया, उल्टा आ गया नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋण का निशान है। यदि यहीं पे मान लो धन का निशान रहता, जैसे सूत्र में है वैसे, तो ये जो ग्राफ है ऐसा नीचे ना आकर के यहाँ से क्या हो जाता है, ये ऐसे ही इधर ऊपर की ओर हो जाता। ठीक है, अर्थात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कटिंग का है ना, ये ऐसा ऊपर की ओर चला जाता। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो ये जो मान है स्लोप हम किसको मान रहे हैं, स्लोप हम मान रहे हैं ये, तो इस स्लोप का मान होगा -1 क्यों होगा, देखिए ये माइनस है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ क्या है, ये 1 है वास्तव में। ठीक है, तो इसलिए स्लोप का मान क्या होगा, -1, और ये चीज़ यहाँ आगे नहीं जुड़ेगा, ये याद रखें। तो ये अभी तक का ग्राफ
उम्मीद है चीज़ें अभी आपने समझ ली होंगी कैसे इसको बनाते थे। और ये जो इन y = mx + c ये जो इक्वेशन है इसका उपयोग करना भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन में हम धीरे धीरे बारी बारी से सीखते जाएंगे क्यों होता है। नेक्स्ट सेशन में हम जो बॉयल का नियम है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो ग्राफ यहाँ पे बनाया इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।